दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात यह हुई है कि जब सीजीआई गगोई का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और वहाँ पर राष्ट्रपति महोदया ने जिस 14 पॉइंट का पत्र सीजीआई को सौंपी, वह देख करके ऐसा लग रहा है कि जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी या उनके कैबिनेट तमाम देश के कानून बिंदु से राय मशुरा करने के बाद उससे अदालत में चैलेंज नहीं कर, वह राष्ट्रपति के माध्यम से जो पत्र दिया गया है, क्योंकि यह सबको मालूम है कि देश के राष्ट्रपति का अधिकार सीमित है। वह पद में सबसे सर्वश्रेष्ठ होती हैं, लेकिन वह कोई भी कार्य बिना मंत्रिमंडल के राय के नहीं कर सकती। इसी संदर्भ में जो आपको याद होगा कि 8 अप्रैल को जो एक फैसला आया था, वहाँ तमिलनाडु में जो सरकारें है विपक्ष की, और उसके 2-3 साल से जो विधेयक था और उसे राज्यपाल पास नहीं कर रहे थे, या इस तरीके की तमाम राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है और ऐसी घटनाएं घट रही थी, और उसी के संबंध में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां पर यह आदेश आया था कि कोई भी विधेयक को कितने दिन तक कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास रोका जा सकता है। जैसे कि तमाम आप देखे होंगे कि विगत 10-11 सालों में जिस ढंग से विपक्ष की सरकारों को काम नहीं करने दे रहे हैं राज्यपाल, इसका गाहे बिगाहे बार बार इसकी चर्चाएं या तो शीर्ष अदालत में या प्रेस के माध्यम से भी आप सबको मालूम होता रहा, और उसी पर जो अपना निर्णय दिए थे, और उसी संदर्भ में जो राष्ट्रपति अपने अधिकार के 143(1) के अंतर्गत जो संदर्भ लेटर दिए हैं, यानी वह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति की ओट में कैबिनेट का पत्र या प्रधानमंत्री का पत्र भी बोला जा सकता है। उसमें जिस ढंग से जो बातों को दर्शाया गया है 14 पॉइंट का, यदि आप उसे सही में पढ़ लें, देख लें, समझ लें, तो आपको मालूम हो चलेगा कि आज संविधान बचाना क्यों जरूरी हो गया है। और विपक्ष इसके लिए पूरे देश भर में कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभा रही है, और कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ रैली से लेकर के तमाम कार्यक्रम कर रही है। इस पत्र का मजमून भी कुछ इस तरीका से आप समझ सकते हैं जो राष्ट्रपति महोदया ने सीजीआई को दिया है, और उसे समीक्षा करने की बात कही गई है। कुछ लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति का संदर्भ में समीक्षा नहीं, सलाहकारी ये बात पूछी गई है, जो कि बड़े बड़े वकीलों के भी राय है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ सवाल है, जो संक्षिप्त मैं वर्णन करने जा रहा हूं कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसके पास क्या संवैधानिक विकल्प होगा, क्योंकि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट भी अपने 142 अनुच्छेद के ही उपयोग कर जो फैसला दिया था, और उसमें ये समय सीमा निर्धारित किया गया था कि कोई भी राज्यपाल 1 माह से अधिक अपने पास यदि कोई राज्य सरकार विधेयक को पारित करता है तो वह हस्ताक्षर करके उसे भेज सकते हैं, या उस पर अपनी टिप्पणी कर, या तो उसे मंजूरी देंगे या उस पर टिप्पणी करके लौटा सकते हैं, लेकिन उसका समय सीमा निर्धारित की गई थी। और यदि वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह 3 महीना के अंदर में इस पर अपना विचार प्रकट कर उस पत्र को, विधेयक को वापस कर सकते हैं। जबकि आप देखते होंगे कि सालों साल तक विधेयक लटका रहता था राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास में, और उसी संबंध में 8 अप्रैल के जो फैसला हो, जो कि 11 तारीख के वह फैसला की कॉपी भी
डोमेन में आया, जो कि आप भी पढ़ सकते हैं, तमाम देश के लोग पढ़ सकता है और देख सकता है उसको। 5 सवाल यहां उठ रहा है कि इस पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री या कैबिनेट या केंद्र सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी ये समीक्षा के लिए बोल सकता था, लेकिन वो उनको मालूम है कि जो फैसला आया है वो बिल्कुल ही सही है और ये तमाम चीज़ें देखी जा रही है। जिस ढंग से राज्य सरकारों को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, और उसी के संदर्भ में जो वह फैसला है उस पर 8 अप्रैल के जो फैसला आया है और वह फैसला नियोजित भी है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा जो है कि संविधान को किसी भी ढंग से रौंद दिया जाए और इस संविधान को कुचलकर नए संविधान का निर्माण किया जाए, जो इनकी सोच रही है वह केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी राज्य सरकार के पास वह शक्ति रहे जो केंद्र नहीं चाहता हो और वह उसे लागू कर दे। और इसी के लिए जो हर राज्यों में राज्यपाल बैठाया गया, उसके माध्यम से वहाँ के राज्य सरकारों को समय समय पर तंग करने का प्रयास किया गया है, जो कि आप बंगाल से लेकर आप झारखंड को भी देख रहे होंगे कि झारखंड में भी किस ढंग से आरक्षण पर अब तक कोई फैसला नहीं आ रहा है और कितने दिनों तक यहाँ पर राज्यपाल रखे, जो कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। उसी ढंग से तमिलनाडु के स्टालिन सरकार को का एक विधेयक 3 साल से वहाँ के राज्यपाल लटका करके रखे थे और वह उसके खिलाफ में हाईकोर्ट गए थे और उसी पर वह फैसला आया है। और उससे केंद्र सरकार को घबराहट हो गई है कि अब मेरे हाथ से यह भी निकल जा रहा है, हम राज्य सरकारों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, हम अपनी मनमर्जी से पूरे देश को नहीं चला रहे, और इसलिए वह राष्ट्रपति की वोट में इस पत्र को दिया गया है। उसका मजमून यह है कि राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसके पास क्या संवैधानिक विकल्प होगा, यह अनुच्छेद 200 के तहत पूछा गया है। दूसरा, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक पेश किए जाने पर वह अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करते हुए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को लेने के लिए बाध्य है। तीसरा है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का उपयोग नियोजित है। चौथा है, क्या अनुच्छेद 361 संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण पाबंदी लगाता है। और पांचवा है, राज्यपाल द्वारा शक्तियों के इस्तेमाल के संवैधानिक रूप में निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया के अभाव में क्या अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के उपयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से राज्यपाल के वास्ते समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। छठा है, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग नियोजित है। और भी 8 पॉइंटें हैं। एक मैं मोटा मोटी पॉइंटें को आपको बतलाया जो उस खत में वर्णित की गई है, और इसका घोर विरोध तमिलनाडु के सरकार ने किया है। वह केंद्र सरकार का आलोचना करते हुए भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से यह पत्र यानी नए आए सीजेआई मुख्य न्यायाधीश के पास यह बात क्यों रखी गई है। क्या संविधान को अपने बस में करने की केंद्र सरकार की एक योजना है जो नहीं चाहती है कि राज्य सरकार के पास किसी भी प्रकार की ताकतें रहे, क्योंकि जिस ढंग से केंद्र सरकार चुन करके आती है और उनके ही मंत्री और उपराष्ट्रपति तक ही इस फैसले के बाद जिस ढंग से जैसे लग रहा था कि उन्हें राष्ट्रपति बनने की बहुत जल्दी है, और उस ढंग से वह अपने बातें रखे थे, और वैसा ही राज्य सरकार को जिस ढंग से केंद्र सरकार द्वारा अपने राज्यपालों के माध्यम से उनके
विधेयकों को कुचला जाता रहा है, उससे क्या संविधान को खतरा नहीं है? क्योंकि हम देश लोकतांत्रिक देश है जिसका 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधेयिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, जो आज 2-3 पर केंद्र सरकार की विधेयिका और कार्यपालिका और जो पत्रकारिता है उस पर पूर्ण रूपेण कब्जा कर चुका है, और एक जो जनता के लिए काम कर रहा है, जनता के पक्ष में फैसला दे रहा है न्यायपालिका, उसको भी पंगु बनाने का जो प्रयास किया गया है इस पत्र के माध्यम से, जो आने वाले समय में दिखाई देगा कि जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है संविधान बचाओ लड़ाई का, उसे ये लोग किस हद तक कुचल चुके हैं या कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये गाहे बिगाहे इनके जो नेताओं के द्वारा संविधान बदलने की जो बात की गई, जिसका भी परिणाम देश देखा कि 303 से आज की मौजूदा सत्ता 240 यानी पूर्ण बहुमत से भी नीचे चली आई। लेकिन इनका मकसद यही है कि इस संविधान से उनको काफी घबराहटें हो रही है, वह उनके जो विचार है उस विचार को पूर्ण रूपेण लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें समय समय पर न्यायपालिका कूद पड़ती है। जो काम मीडिया के द्वारा होना चाहिए था वह आज चटुकार बन चुके हैं, लेकिन एक न्यायपालिका जो बची है उसको दायरा दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि न्यायपालिका कोई भी वह जो भी काम करती है वह संविधान का ही विवेचना करती है और संविधान में वर्णित बातों के ही आधार पर फैसला देता है। उसको भी पंगु बनाने का एक नया प्रयास है। और चलिए इस पर आगे की रास्ता अब तय करेगा राष्ट्रपति मुर्मू के सवाल, और ये नए जो सीजीआई हैं उनका भी आगे की फैसला ही अब तय करेगा कि वो पूर्व के जो मुख्य न्यायाधीश हुए, सीजीआई हुए, उनके तर्ज पर यह जाते हैं, केंद्र के ही बातों को मान लेते हैं, जो वह चाहता है वह वहाँ या तो मौन हो जाते हैं, जैसे कि आगे भी आपने देखा बहुत सी ऐसी फैसला थी। या इसे यह भी बोला जा सकता है कि क्या सीजीआई, नए सीजीआई को एक डराने का प्रयास किया गया है। इन तमाम बिंदुओं को आगे आने वाला वक्त में विवेचनाएं होती रहेगी और वह तमाम चीज़ें आपके सामने आएगा। तो अब देखिए कि आज इस संविधान को मौजूदा सत्ता कैसे रौंदती है, और कैसे जो कि अभी बीच में भी आप देखे होंगे कि देश का विपक्ष के नेता को भी अपने विचार करने नहीं दिया जा रहा है। बिहार में जो कल ही आप देखे होंगे कि वहाँ पर राहुल गांधी जी अंबेडकर छात्रावास में जाना चाह रहे थे, और दरभंगा में नीतीश कुमार की पुलिस, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, जो ये डबल इंजन की बार बार बातें करते हैं, यानी डबल इंजन के मतलब यदि ये सत्ता पक्ष वाले ये बात समझा दे कि क्या उनका ये नजरिया तो साफ उसी बातों से लग जाता है कि डबल इंजन के मतलब वो चाहते हैं कि जो केंद्र का इंजन है, जो बड़ी इंजन है, उसी में लग करके तमाम बोगियां यानी राज्य सरकारें चले, वह जैसा हाँकते हैं वो इसी ढंग से चले। वे यदि जनता पर अत्याचार कर रहे हैं तो वही कार्य राज्य की सरकारें भी करें। लेकिन जो विपक्ष की सरकार होती है, चाहे कभी आज जो सत्ता में है वह कभी विपक्ष में थे, और उस समय यही लोग जो आज विपक्ष में है उनको घेरने का कार्य करते थे और संविधान का हवाला देते थे, जो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अब ये बाकी बातें जनता पर छोड़ी जाती है, जनता इस पर विचार करे कि क्या ये संविधान को आज बचाने की क्यों जरूरत पड़ी है, और विपक्ष क्यों इसकी लड़ाई लड़ रहा है, और उसका
कैसे इस संविधान को बचाया जा सकता है, जिस पर हमारा देश का लोकतांत्रिक ढांचा निर्मित की गई है और सबकी शक्तियों को एक सीमित दायरा दिया गया है। और इसमें सभी जो चारों स्तंभ है लोकतंत्र के, उनको किस ढंग से एक दूसरे में बांधने का प्रयास किया गया है ताकि कोई भी एक अधिक अग्रेसित न हो जाए, संविधान विरुद्ध न हो जाए। उससे रोकने के लिए जो दायरा बनाया गया था उसे समाप्त करने के लिए कैसा प्रयास कर रही है आज की मौजूदा सत्ता, इन तमाम बिंदुओं पर जनता के बीच छोड़ा जाता है। वह विचार करे कि आज संविधान बचाना क्यों जरूरी है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।